योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे और फिर हम अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए जानते हैं क्या होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो यहाँ से प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये कथन लिखा है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, अर्थात 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या स्वयं से तो कटती ही है, उसके अलावा 1 से कटती है और इन दोनों के अलावा किसी थर्ड नंबर से भी कटेगी। तो ऐसे संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 4 को ले सकते हैं। देखिए, 4 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, इसके अलावा ये स्वयं से भी कटेगा। तो यहाँ पे 4 के जो हैं 3 फैक्टर हुए, 1, 2 और 4, इसलिए 4 हमारी एक भाज्य संख्या है। तो क्लियर हुआ कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। तो यहां से देखिए, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, अर्थात 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते हैं। और वो दोनों फैक्टर होते कौन हैं? एक फैक्टर तो 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो संख्या स्वयं होती है। अर्थात यहाँ से स्पष्ट हुआ कि अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारी एक संख्या है 2 को अगर देखा जाए तो ये 1 से कटेगी और 1 के अलावा 2 से कटेगी, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो 2 हमारी एक अभाज्य संख्या हुई। स्पष्ट हुआ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए अब हम टॉपिक पे चलते हैं। अब हम जान चुके हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भाज्य संख्या है, अगर उसका हम गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड में जो भी नंबर्स आएंगे वो अभाज्य होंगे। आगे पढ़ते हैं। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है और इनके गुणनखंडन में जो भी नंबर्स आएंगे अगर उनके क्रम को आगे पीछे ना किया जाए, परिवर्तन ना किया जाए, तो इनको लिखने का सिर्फ और सिर्फ
एक ही तरीका होता है, अर्थात इनको यूनिक वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हम एक संख्या लेते हैं 12। 12 हमारी एक भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या है? 12 जो है वो 2 से डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, अर्थात 12 के मोर देन 2 फैक्टर हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 12 एक भाज्य संख्या है। अब चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 गुणे 3। यहाँ देखिए इसके गुणनखंडन में जो भी संख्याएं आई हैं वो सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य हैं। वो सारी संख्याएं अभाज्य हैं। और अगर इन संख्याओं को आगे पीछे ना किया जाए, अर्थात क्रम को ना बदला जाए, तो इनको लिखने का केवल और केवल एक ही तरीका है। तो ये हुआ हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे 48। तो 48 हमारी एक भाज्य संख्या है और 48 को हम गुणनखंडित करेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणे 3, अर्थात 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियां 48। यहाँ पे देखिए इसके गुणनखंडन में 2 और 3 आते हैं, अर्थात यहाँ पे इसके गुणनखंडन में ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ ये हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं 2 संख्याओं तथा उसके एचसीएफ व एलसीएम में संबंध। आपको पता है एचसीएफ का मतलब होता है मासा, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और एलसीएम का मतलब होता है लासा, जिसको हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमें कोई भी 2 संख्या दी गई है, तो उन दोनों संख्याओं और उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो माना कि हमारे पास 2 संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका गुणनफल जो होता है उन संख्याओं के एचसीएफ और उन संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये रिलेशन हमारे पास होता है कि किसी भी संख्या का गुणनफल जो होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यहां से लिख सकते हैं दैट इज 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हमारा एक फार्मूला है। इस फार्मूले का हम यूज करके सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज में किस प्रकार के क्वेश्चन को ठीक है लगाना है। चलिए देखते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को। तो यहां से एक्सरसाइज 1.2
हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात हमें संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें है, फर्स्ट संख्या जो है वो है 140। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 140 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम इसको 1 से काटते, लेकिन 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर पुनः हमें वही संख्या मिल जाती है। और अगर 1 से हम डिवाइड भी करते हैं तो 1 तो ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या है, इसलिए हम किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड नहीं करेंगे। 1 के बाद दूसरी संख्या हमारी 2 आती है, हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2 सते 14 और 2 शून्य 0। पुनः 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 2 तियां 6, 1 और यहाँ पे हो गया 10, 2 5 जा 10। देखिए 35 जो है वो 5 से डिवाइड होगी। 5 सते 35 और 7 तिक्यम 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 140 को 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पे 140 हमारी एक भाज्य संख्या है और उसको ऐसी संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया गया जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे 2, 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है हमारा। सेकेंड पार्ट है हमारा 156। तो सबसे पहले यहाँ पे 156 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो एक सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड होगी। तो यहाँ से 2 सते 14 और ये बचा 16 हो गया। 2 8 16, फिर 2 तियां 6, 1 2 9 18, फिर 3 से डिवाइड करिए। 3 इक्कीम 3, 3 त्रिक्का 9 और लास्ट में ये 13 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ पे ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ पे देखिए 2, 2, 3, 13 ये चारों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 156 जो है वो हमारी एक भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है?
थर्ड पार्ट हमारा है 3825। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 8 3 11, 2 13, 13 5 18, ये 3 से कट जाएगी। तो यहाँ से 3 इक्कीम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हुआ, 3 सते 21, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15। पुनः चेक करते हैं, 2 1 3 7 10 5 15, ये संख्या पुनः 3 से डिवाइड होगी। तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15। पुनः चेक कर लीजिए, 4 2 6 5 11। अब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। देखिए इसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करिए, 5 8 40 और 5 बचे 25। इसको पुनः 5 से डिवाइड करिए, 5 इक्कीम 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35। और लास्ट में हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 इक्कीम 17। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं सब अभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ पे जो 3825 है वो भाज्य संख्या है। अर्थात भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया गया है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट हमारा है फोर्थ पार्ट, 5005। चलिए इसको देखते हैं, ये किस संख्या से किस अंक से डिवाइड होगी। पहले इसको 7 से चेक कर लीजिए, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 इक्कीम 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35। तो ये 7 से डिवाइड होगी। तो 7 सत्ते 49, 1, 7 इक्कीम 7, 3, 7 बचे 35। इसको पुनः 7 से चेक कर लीजिए, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 13 से चेक कीजिए, 13 पचे 65, ये 13 से डिवाइड होगी। 13 पचे 65, 6 बचा और 13 पचे 65। यहाँ से देखिए हम इसको अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इक्कीम 5, 5 इक्कीम 5, और लास्ट में हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 इक्कीम 11। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रम चेंज हो गया है, मतलब पहले 7 से, फिर 13 से, फिर 5 से, फिर 11 से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसर पर, ठीक है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बस क्रम को आगे पीछे कर दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 5005 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13 गुणे 5 गुणे 11, या इसको आगे लिख दीजिए 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये हमारा आंसर है। चलिए हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है हमारा है 7429। तो यहां से हम चेक करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं हम 19 से। 19 तिया 57, ये बचा आपका, पहले 17 से चेक कीजिए एक बार, 17 तिया 51, 17 चौके 68, ये हो जाएगा, 6 बचेगा, 62 हुआ,
17 तिया 51 और 11, ये 17 से डिवाइड होगा, तो 17 से डिवाइड करिए। 17 चौक के 68, यहाँ बचा 6 62, 17 तिया 51 और 11, 17 सत्ते 119। चलिए इसको 19 से चेक करते हैं। 19 दूना 38 और 38 और यहाँ पे बचा 5, तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57। इसको हम लास्ट में डिवाइड करेंगे 23 से, तो ये हुआ। अब इसको हम लिखेंगे 7429 को 17 गुणे 19 गुणे 23। यहाँ पे 17, 19 और 23 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।